जय जोहार संगवारी हो। मैं अभिनव शर्मा प्रज्ञान एकेडमी बिलासपुर से आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और नवरात्रि के इस पावन महापर्व को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारे इंडियन इकोनॉमी वीडियो लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ आज आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछला वीडियो जिसपे हमने इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी पे डिस्कस किया है, बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है। उसमें मैंने इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उन पर्टिकुलर बेसिक पॉइंट्स की आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर संभव हो तो आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो शुरू करते हैं। कुछ पिछले वीडियो के बेसिक पॉइंट्स ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूं मैं आज। सबसे पहले हमने उस वीडियो में देखा था कि इकोनॉमिक्स के दो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, उसके साथ में प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित है। तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो क्रिएट होती है कि हम सारे व्यक्तियों की सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। अब एज अ सोसाइटी, एज अ समाज हमारे को ये डिसाइड करना होता है कि उन प्राकृतिक संसाधनों का, उन नेचुरल रिसोर्सेज का हम कैसे प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि सभी लोगों की सारी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। और हमेशा से इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट या एज अ डिसिप्लिन हमेशा से इस चीज को लेके कंसर्न रहा है कि हम मानव जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। द फोकल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन इज हाउ कैन बी मेक ह्यूमन लाइफ मोर बेटर, राइट। तो वेलफेयर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें हम ह्यूमन लाइफ को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, वेलफेयर कर सकते हैं पब्लिक का, ये हम उसमें देखते हैं। तो अब दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं जिनको हर थिंकर, हर फिलोसोफर और हर अर्थशास्त्री ने सॉल्व करने के लिए अपने अपने अप्रोचेस, अपने अपने मॉडल्स, अपनी अपनी थ्योरीज के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमी की तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। लाइट चल रहा है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो है कि जो हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधन है उनसे हम किन वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं जो सभी के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि किस क्वांटिटी में उत्पादन होना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस। कितना उत्पादन होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन उत्पादों को किन लोगों में वितरण करना चाहिए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट देम अमंग द सोसाइटी, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट, कैसे वितरण
करना चाहिए। ठीक है, ये तीन जो हैं ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के। और आदि अनादि काल से जितने भी थिंकर्स हैं, जितने फिलोसोफर्स हैं, और 1776 के बाद में जब हमारा इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट एक पूरा अलग सब्जेक्ट के रूप में उभरना चालू हुआ, उसके बाद से ही अर्थशास्त्री हम बोलेंगे जो भी इस फील्ड में अपने ओपिनियंस, अपने मत देना चालू किए, उनको हम 1776 के बाद से अर्थशास्त्री बोलने लग गए। तो जितने भी थिंकर्स, फिलोसोफर्स और अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने अपने अप्रोचेस, अपने अपने तरीके बताए। लेकिन याद रखिए कि उन सब का मोटिव, ऑब्जेक्टिव, मिशन या एंड गोल एक ही है कि हम मानव जीवन को कैसे अच्छा बना सकें, कैसे बेहतर कर सकें, हाउ वी कैन मेक ह्यूमन लाइफ मोर बेटर, यानी कि वेलफेयर कैसे किया जा सकता है पब्लिक का, राइट। तो सबसे पहला जो अप्रोच हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम तीन टाइप्स की इकोनॉमी देख लेते हैं। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, उसके माध्यम से आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताता हूं। ये एक लाइन है जिसमें एक तरफ आता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और एक तरफ स्टेट कमांड या कम्युनिस्ट इकोनॉमी, स्टेट कमांड या कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। तो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की शुरुआत होती है एक स्कॉटिश फिलोसोफर के वर्क से, एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी। एक उनका वर्क था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations। तो ये एक किताब है जिसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर लिया जाता है जिसको सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो 1776 में इनका ये वर्क पब्लिश हुआ। इनके बारे में बता दूं, ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में कार्यरत थे। तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यू डोंट हैव टू मग अप ऑल दीज इंफॉर्मेशंस, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर या थिंकर थे जिन्होंने 1776 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, या सिर्फ कई बार सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। तो इन्होंने, बहुत ब्रीफली मैं बता देता हूं कि इन्होंने लाइसेंस फेयर एक टर्म का यूज किया है जिसका मतलब होता है फ्री मार्केट। ठीक है, हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं तो अपनी किताब में। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पूरा बेस एडम स्मिथ के इस वर्क ने तैयार किया था। हुआ ये था कि जिस साल इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, ठीक उसके एक साल बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ और 13 फ्रेंच एंड इंग्लिश कॉलोनीज ने मिलकर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। और उसके बाद जब अपने इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने की बारी आई तो उस समय इनका ये वर्क बहुत फेमस हो रहा था और उन्होंने ये डिसाइड किया, अमेरिकन्स ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज इसी आधार पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी किताब में लाइसेंस फेयर की बात कही है।
जिसका लिटरल मीनिंग होता है फ्री मार्केट। तो उन्होंने इसमें लाइसेंस फेयर फ्री मार्केट का अर्थ ही होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ना हो, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सारी चीजें खुद मार्केट डिसाइड करेगा, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसमें उनका बोलना यह था कि इकोनॉमी को अपने फुल पोटेंशियल पे जाने के लिए, ले जाने के लिए गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इकोनॉमी में। लेट द इकोनॉमी इटसेल्फ डिसाइड कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसको एलोकेट करना है, और ये सारी चीजें कैसे होंगी। तो उन्होंने नेक्स्ट टर्म इनविजिबल हैंड की बात की थी, और ये इनविजिबल हैंड मार्केट फोर्सेस ही होते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म, इनविजिबल हैंड। तो इनका एक बहुत फेमस सा स्टेटमेंट है जो इस किताब में बहुत सारी जगहों पे कोट किया जाता है। इट इज नॉट फ्रॉम द बेनोवलेंस ऑफ द बुचर, द बेकर और द ब्रूअर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर फ्रॉम, बट फ्रॉम देयर ओन रिगार्ड ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट को बहुत सारी जगहों पे कोट किया जाता है, और इसका मीनिंग ये है कि हमारे ब्रूअर, बेकर और बुचर के उदारवादी होने के कारण हम अपना डिनर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है। क्योंकि इनका बोलना ये था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, अपना फायदा चाहता है। तो बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव्स, ठीक है। हर व्यक्ति अपना प्रॉफिट करना चाहता है, और उस प्रॉफिट के लिए वो किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज चूज करता है। और इंडिविजुअल, सबका अगर एज एन इंडिविजुअल वेलफेयर हो रहा है, उनका कंडीशन ऑफ लिविंग या ह्यूमन लाइफ बेटर हो रही है इंडिविजुअली, तो इकोनॉमी एज अ होल का भी वेलफेयर होगा, ये इनका बोलना था। तो इसमें हम एक चीज और नोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां ये बता देता हूं कि इनविजिबल हैंड में मार्केट फोर्सेस इसका अर्थ होता है। इनविजिबल हैंड का मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ क्या क्या, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म। तो होता यह है कि प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो सिग्नल करता है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को। प्रोड्यूसर्स को कैसे सिग्नल करता है कि अगर किसी भी फील्ड में प्राइस, अगर कमोडिटीज के प्राइस बहुत ज्यादा हैं, तो प्रोड्यूसर्स को यह सिग्नल करता है कि इस फील्ड में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, और उस फील्ड में फिर प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खुलने लग जाते हैं। तो इससे एक पॉइंट और आता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंपटीशन होता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, या हम अगर कमोडिटी वाइज बात करें, तो किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बहुत ज्यादा है, तो उस फील्ड में प्रोड्यूसर्स और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और बिजनेसेस खुलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये सिग्नल मिलता है प्राइस से कि अगर इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट भी उनको ज्यादा मिल सकता है। तो उस फील्ड में और ज्यादा बिजनेसेस ओपन होंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइस लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कंपटीशन है, ठीक है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्राइवेट एंटिटी के हाथ में होते हैं। आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटिटीज, राइट। तो ये तो हो गए हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। लाइसेंस फेयर की बात एडम स्मिथ ने अपने बुक में की है, जिसका मतलब होता है फ्री मार्केट, मतलब अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। उसके बाद में नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये हमने देख लिया। फिर एक इनविजिबल हैंड की बात की है, जिसमें आपके
सप्लाई डिमांड और प्राइस मैकेनिज्म मार्केट फोर्सेस होते हैं, वो ये सारी बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि किन प्रोडक्ट्स का उत्पादन होना चाहिए, ये भी मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, कितना उत्पादन होना चाहिए ये भी मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करेगा, और कैसे वितरण होना चाहिए ये भी प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करेगा। अगर आपके पास परचेसिंग पावर है तो आप गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, जो गुड्स आप खरीदना चाहते हैं अगर उतनी परचेसिंग पावर आपके पास है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा वो गुड, और अगर आपके पास परचेसिंग पावर नहीं है तो आप उस गुड से वंचित रह जाएंगे, आप उस कमोडिटी को नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं मार्केट फोर्सेस हैं जो इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को के साथ में डील कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चूंकि हमने ये अभी चर्चा की कि सबसे पहला देश अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को इंप्लीमेंट किया, तो हम ये देखेंगे कि 1929 का जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसने कैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लूप होल्स को उजागर करना चालू किया। तो बात है 1929 की अक्टूबर, जिसे ब्लैक ट्यूसडे एंड ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। जो पूरा 1920s है, जो पूरा डिकेड है 1921 से लेके 1929 तक का, इसको बहुत फेमस टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, रोरिंग ट्वेंटीज। रोअरिंग ट्वेंटीज 1921 टू 1929 तक के एरा को रोरिंग ट्वेंटीज कहा जाता है, क्योंकि इस समय स्टॉक प्राइसेस, शेयर मार्केट 4-fold इंक्रीज हुआ था सिर्फ इसी समय में। तो मतलब उस समय की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हर किसी को यह लगने लग गया था कि आपको फॉर्चून बनाना है, आपको अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 1929 में ऐसे कौन से सिचुएशंस डेवलप हुए जिसके बाद से यही स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा प्लमेट हुए, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए, जिनके कारण बहुत सारे लोगों की पूंजियां डिप्लीट हुई, बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे। उसके साथ ही साथ इस शेयर मार्केट के डिक्लाइन होने से कैसे इनका बैंकिंग सेक्टर पे असर हुआ, और कैसे आम जनता पे, बैंकिंग सेक्टर के फेल होने से आम जनता पे कैसे इसका असर हुआ। उसके बाद कैसे उन पर्टिकुलर इकोनॉमिक डिप्रेशन को डील किया, एक पॉलिसी लाए थे उस समय के तत्कालिक प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, जिनको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने कैसे न्यू डील के माध्यम से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन्स के आइडियाज को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सोशलिस्टिक आइडियाज को, मतलब क्योंकि ये पूरा प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी अमेरिका की, और जॉन मेनर्ड कीन्स ने सजेस्ट किया कि आप सोशलिस्ट इकोनॉमी के अच्छे पॉइंट्स को लेके आप अपनी इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट कर लो या इम्बाइब कर लो। तो कैसे जॉन मेनर्ड कीन्स के आइडियाज ने कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरवेंशन की तरफ उन्होंने खींचा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 1929 में जो रोरिंग ट्वेंटीज था, जिसमें बहुत ज्यादा शेयर मार्केट हाइक हुआ था, 1929 के अक्टूबर महीने में ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक थर्सडे को बहुत बुरे तरीके से प्लमेट हुआ, और बहुत सारे लोगों की लाइफ की सेविंग्स, इसमें एक व्यक्ति है लिवरमोर, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो उनके बारे में, उनकी कहानी आपको पता चलेगी कि कैसे, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं रैग्स टू रिचेस, उनका रिचेस टू रैग्स वाली स्थिति कैसे आई, ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत कुछ उससे सीखने को मिल सकता है, आप जरूर पढ़ें। तो 1929 के अक्टूबर में शेयर मार्केट्स पूरे उनका डिप्लीट हुआ, प्राइसेस अपने लोएस्ट लेवल पे, पूरे हिस्ट्री के लोएस्ट लेवल पे शेयर मार्केट आ चुका था, जिसके कारण जिन लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगे थे वो तो डूबे। उसके साथ ही साथ क्योंकि बैंक्स ने शेयर मार्केट में हेविली इन्वेस्ट किया हुआ था, तो बैंक्स की सिचुएशन भी खराब होने लग गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक फिगर के रूप में अगर आपको समझाना चाहूं तो 1930 में 4.3 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे, 1931 में 8 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि 80 लाख। उसके बाद 1932 में लगभग 12 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और उसके बाद 1933 में लगभग 13 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख। यूएस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी समय था।
और एक बैंक रश वाली सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो गई कि जब बैंकिंग सिस्टम्स फेल होने लगे तो लोग बहुत फ्रेंजीड होके अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए पहुंच गए, क्योंकि उनकी लाइफ सेविंग्स का सवाल था, तो बहुत ज़्यादा बैंक से पैसा निकालने लगे। तो ये सिचुएशन को और ग्रिम बनाता गया और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा। तो जितने बैंक्स शेयर मार्केट से फेल हो रहे थे, उसके अलावा ये फ्रेंजीड जो विड्रॉल था उसके कारण बाकी बैंक्स भी फेल होने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होने लगा। इसके बाद हम एक तीसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्योंकि ये प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी और यहाँ पे हर कोई अपना प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस कर रहा था, इसके कारण होता ये था कि लेबर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था और दूसरी लेबर्स की परचेजिंग पावर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी या बहुत कम लेवल पे परचेजिंग पावर थी। तो इससे होता ये था कि उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे पर उनको पे बहुत कम किया जाता था और उनकी परचेजिंग पावर ना होने के कारण जो गुड्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते थे उनके लिए कंज्यूमर्स नहीं मिल रहे थे। तो खुद लेबर्स जो कि एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा थे, वही प्रोड्यूस्ड किए गुड्स को कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन चालू हुई तो लोग अपना पैसा और खर्च करना कम कर दिए। खर्च करना कम किए तो जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज्यादा कम होने लग गई। इसके कारण स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज बढ़ने लगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कैपिटलिस्टिक क्लास सोसाइटी है, कैपिटलिस्टिक लोग अपना प्रोडक्शन कम करने लगे। प्रोडक्शन कम हुआ तो जॉब्स से उन्होंने लोगों को निकालना चालू किया। तो जो पहले ऑलरेडी परचेजिंग पावर कम थी, लोग डर के मारे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे थे, सेव करने लग गए थे, उन लोगों को जॉब से निकालने से और ज्यादा परचेजिंग पावर कम हो गई। और उसके कारण फिर क्या किया इन्होंने, और प्रोडक्शन कट किया। तो ये एक प्रकार का विशियस साइकिल बन गया। सबसे पहले क्योंकि बैंक्स की ऐसी स्थिति थी तो लोगों ने डर के मारे खर्चा कम कर दिया। उसके बाद खर्च कम हुआ तो डिमांड कम हुई। डिमांड कम होने के कारण उत्पादकों को, प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। अब प्रोडक्शन कम हुआ तो उनका प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कम हुआ तो लोगों को जॉब से निकालने लगे। जॉब से निकालने लग गए तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कम हो गया, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो फर्दर और क्या किया लोगों ने कि सामान खरीदना बंद कर दिया। तो उसके कारण और ज्यादा प्रॉफिट्स कम हुए, और ज्यादा लोगों को नौकरी से निकालने लग गए, और ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर कम होने लग गई। तो ये एक पूरा विशियस साइकिल के रूप में उभरने लगा। और 1933 तक के, जैसा कि मैंने बताया, 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्स्ट इन द यूएस हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है। तो बहुत खतरनाक, बहुत बुरी कंडीशन लोगों की थी। लोग दिन भर जहाँ पे भी फ्री उनको लंच मिलता था या फ्री कुछ खाने के लिए मिलता था, बहुत लंबी लाइनें लगते थे। उसके अलावा उस समय हर्बर्ट हूवर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो लोग अपने ट्राउजर के पॉकेट्स को बाहर निकाल के घूमा करते थे और उसको ऐसा, ट्राउजर के पॉकेट्स को बाहर निकाल के ऐसा दिखाया करते थे लोगों को कि मेरा जेब खाली है। और उसी को फेमसली, इनफेमसली बोलना चाहिए, हूवर फ्लैग का नाम दिया गया। तो प्रेसिडेंट हूवर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन हुआ उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बहुत ही लैंडमार्क विनिंग के साथ में प्रेसिडेंट रोल पे एज्यूम किया, प्रेसिडेंशियल रोल को एज्यूम किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे, जैसा कि प्रेसिडेंशियल कैंपेन में उन्होंने प्रॉमिस किया था लोगों से कि जैसे ही मैं जीत जाऊंगा तो उसके बाद से ये सारी पॉलिसीज को मैं इंप्लीमेंट करूंगा अर्थव्यवस्था की कंडीशन को सुधारने में। तो लोगों की ऐसी स्थिति थी कि लोग झुग्गी झोपड़ियां बना बना के, जो भी खाली स्पेस मिलता था उसमें झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे, जिसको फिर से इनफेमसली हूबर विले के नाम से उन उस झुग्गी झोपड़ियों वाले जगह को जाना जाता था। तो उसके बाद जैसे ही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आए, उन्होंने एक न्यू डील करके एक पॉलिसी, नई पॉलिसी जिसमें पूरा रिफॉर्म्स थे, उसको इम्प्लीमेंट किया। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे ध्यान दिया कि गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। और फिर तब तक के जॉन मेनर्ड कीन्स जो थे, जे एम कीन्स, ये भी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं,
इन्होंने एडम स्मिथ की थ्योरीज के कुछ लूप होल्स निकाले और उन्होंने कहा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उनके कुछ अच्छे पार्ट को हमें हमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में इम्बाइब करना चाहिए। उसके बाद न्यू डील के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को बढ़ाया गया ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सके। फिर भी बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आए और इस फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत हेवीली खर्चा किया इकोनॉमी में, जो कि बेसिकली वॉर एफर्ट्स के लिए एक्सपेंडिचर था, तब कहीं जाके ये 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन खत्म हुआ और उस समय से अमेरिकन लीडरशिप को ये समझ में आया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में जो विशियस साइकिल है उसको तोड़ सकता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही इकोनॉमी को या इकोनॉमिक डिप्रेशन को रिवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जॉन मेनर्ड कीन्स के आइडियाज जो है वो उसके बाद से फिर बहुत सारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इम्बाइब करने लगे। तो हम ये देखेंगे कि ये पूरा कैपिटलिस्टिक प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट कंट्रोल की तरफ बढ़ना चालू किए, तो वो हम ये बोल सकते हैं कि ये इस पोजीशन पे आ गए। मतलब अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जहाँ पे कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है और ये कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस काम नहीं करते। ठीक है, तो हम आते हैं अब इस तरफ। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वाला कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स समझ में आए होंगे। कैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इन्होंने एडम स्मिथ के आइडियाज को इंप्लीमेंट किया और इसे एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रूप दिया, स्वरूप दिया। और उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या लूप होल्स थे जिसके कारण 1929 में वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक डिप्रेशंस ऑफ द हिस्ट्री, उसमें किस प्रकार से लोगों को बेरोजगार हुए, किस स्तर पे भूखमरी हुई और किस स्तर पे अर्थव्यवस्था खराब हुई, जिस प्रॉब्लम ने पूरे कैपिटलिस्टिक आइडियाज को हिला के रखा और उसके लूप होल्स को उजागर कर दिया। उसके बाद हम ये देखें कि 1935 के आसपास इन्होंने अपने वर्क में, जॉन मेनर्ड कीन्स ने क्या क्या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं, उनको इसमें सुधार करने का प्रयास किया और फिर इनके आइडियाज को अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, जो कि और रीअफर्म हो गया वॉर एफर्ट्स पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने के बाद। तब से ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज थी, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाने लग गई और उसके बाद से सुधार कार्यक्रम चालू हुए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेट कमांड या कम्युनिस्ट इकोनॉमी पर। तो सबसे पहले जैसा हमने उसमें देखा था कि इस इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ही ये सारे डिसीजंस लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन होना चाहिए और कैसे वितरण करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड whom टू एलोकेट। इस इकोनॉमी में ये सारे डिसीजन स्टेट लेता है। सबसे पहला यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं होती, आपका ना प्राइवेट लैंड होगा, आप कुछ भी वस्तुओं को एक्सेप्ट कंज्यूमर गुड्स आप कुछ भी ओन नहीं कर सकते, ना आप जमीन खरीद सकते हैं और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी या आप कंपनी फर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो ये क्या होता है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। और अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमीज वो समवेयर यहां पे होती हैं, जिसमें क्योंकि ये कंप्लीट स्टेट कंट्रोल हो गया और इस साइड थोड़ा सा कम स्टेट कंट्रोल और थोड़ा सा लिमिटेड प्राइवेट रोल भी होता है सोशलिस्ट इकोनॉमीज में। तो नो प्राइवेट ओनरशिप, और अगर इसी को सोशलिस्ट रूप में देखा जाए तो लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप हम बोल सकते हैं। कुछ छोटी वस्तुएं, खाने पीने की या फिर ऐसी कुछ वस्तुएं, छोटी वस्तुओं का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, तो लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप हम देख सकते हैं इसमें। तो फिर जो सारे कंट्री के एसेट्स होंगे वो किसके होंगे, जो रिसोर्सेस होंगे वो किसके होंगे, वो या तो कम्युनिटी के बोल सकते हैं, पूरी कम्युनिटी के एज अ होल, या फिर स्टेट ओनरशिप। ठीक है, अब मैं एक चीज मिस कर दिया जो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो थ्योरी है
स्टेट इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ये थ्योरी को कार्ल मार्क्स, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, जर्मन थिंकर थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने डेवलप किया था। कार्ल मार्क्स इसके कम्युनिज्म के फादर बोले जाते हैं और बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थॉट इन्होंने दिया था। इन्होंने चूंकि सिर्फ इकोनॉमी के बेस पे आइडियाज नहीं दिए थे, इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी को मिक्स करके आइडियाज दिए थे। इन्होंने कहा था कि अगर आपको पावर में आना है तो आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, इंकलाब कर सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन के थ्रू पावर में आने की बात कही थी, इसलिए थोड़ा सा रेडिकल आइडियाज माना जाता है कार्ल मार्क्स के आइडियाज को। अब चूंकि वो उस समय अपने आसपास पूरा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फेलियर्स को देख रहे थे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के एक्सप्लॉयटेशन को देख रहे थे। मैं स्टार्क डिफरेंसेस आपको बताता हूं कि चूंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता था, तो जैसे आज हम मिनिमम वेजेस देखते हैं कि एटलीस्ट इतना तो एक दिन में किसी भी मजदूर को मिलना ही चाहिए। हमारे स्कीम्स हैं, मनरेगा स्कीम्स, और फिर उसके अलावा आपके मिनिमम जो लेबर है, मिनिमम लेबर के लिए इतना वेजेस, मिनिमम लेबर वेजेस वाले कुछ एक्ट हमारे इकोनॉमी में है। तो उस समय ऐसे किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं था, तो कोई मिनिमम वेजेस नहीं थे। तो उस समय मिनिमम वर्किंग आवर्स भी नहीं थे, ठीक है, 18-18 घंटे तक के लेबर्स को काम करवाया जाता था और वेजेस भी बहुत ज्यादा कम दी जाती थी। तो ये एक्सप्लॉइटेशन जब कार्ल मार्क्स ने देखा, तो उन्होंने लेबर क्लास को ध्यान में रखते हुए ये सारी बात कही कि आज जो ओनरशिप कैपिटलिस्ट लोगों की है, पूरे रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथ में है, वो रिसोर्सेस एज कम्युनिटी एज अ होल के हाथ में होने चाहिए। इसमें इस इकोनॉमी में क्या होता था कि जो लेबर का एक्सेसिव वैल्यू था वो सारे कैपिटलिस्टिक लोग के पास जाता था। लेट अस से कि आप एक दिन में 100 रुपए अगर अपने लेबर को दे रहे हो और वो 250 रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है, तो 100 रुपए तो उसको मिल गए, बाकी के 150 रुपए जो एक्सेसिव लेबर का जो वैल्यू है वो जाता था कैपिटलिस्टिक के हाथ में। तो उन्होंने यही बताया था कि जो लेबर एक्सेसिव काम करते हैं उसका जो वैल्यू है वो सीधा कैपिटलिस्टिक लोगों के हाथ में जाता है। उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव बताया था कि जब लेबर्स अपने लिए काम करेंगे तो वो सारा जो उसका रिजल्ट है या सारा जो वैल्यू है वो उन सब लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस थॉट के साथ में उन्होंने कम्युनिस्ट इकोनॉमी का उन्होंने थ्योरी दिया था। तो इसके फीचर्स हम देखते हैं, इसमें नो प्राइवेट ओनरशिप या फिर लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप सोशलिज्म के केस में। कम्युनिज्म में कम्युनिटी के ही एसेट्स होते हैं, जमीन जो होगी वो कम्युनिटी की होगी, मतलब कोई भी निजी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं होती है एक्सेप्ट कंज्यूमर गुड्स। आप खाने के सामान को बोल सकते हो कि ये मेरा है, पहनने के सामान को बोल सकते हो कि ये मेरा है, दवाइयों को बोल सकते हो कि ये मेरी दवाई है। इसके अलावा ना आप किसी लैंड को और ना ही किसी प्रकार के दूसरे एसेट्स को आप बोल सकते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो निजी प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में। उसके अलावा सारे जो एसेट्स होते हैं या तो वो उसको हम बोल सकते हैं कम्युनिटी के एसेट होते हैं या फिर स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे स्टेट के हाथ में होते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन स्टेट कंट्रोल। यहां पे मैं स्टेट टर्म का यूज कर रहा हूं बार बार, तो ये स्टेट राज्य नहीं है, ये स्टेट नेशन है, ठीक है, देश है। तो स्टेट कंट्रोल का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा देश जिसमें एक गवर्नमेंट हो, सोवरेन गवर्नमेंट हो, उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। तो सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो स्टेट कंट्रोल में होंगे। अगला पॉइंट ये है कि चूंकि ये कमांड इकोनॉमी हम बोल रहे हैं, तो सारे जो ये डिसीजंस हैं कि इस साल हमें किस सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्या गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितना उत्पादन होना चाहिए और किन लोगों को वितरण होना चाहिए, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है और उसको सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू लेती है। जैसा हमारे इंडियन इकोनॉमी में भी एक प्लानिंग कमीशन होता था पहले,
जो कि पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान्स डिजाइन करता था और उसको इंप्लीमेंट करता था। वैसा ही एक सेंट्रल प्लानिंग होता है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किसको एलोकेट होना चाहिए, सारा इस प्लान में डिसाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा यहां से हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं कि सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट कंट्रोल में है, तो कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, स्टेट मोनोपोली होती है, स्टेट मोनोपोली। इसके अलावा एक पॉइंट हम और देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस नहीं होती हैं इन इकोनॉमीज में। अगर नेवी ब्लू कलर का जीन्स प्रोडक्शन हो रहा है तो हर व्यक्ति नेवी ब्लू कलर का ही जीन्स पहनेगा। अगर लेटेस्ट से एग्जांपल के तौर पे मैं ये बताऊं कि स्प्लेंडर बाइक अगर प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, तो हर व्यक्ति स्प्लेंडर बाइक ही खरीद पाएगा या यूज कर पाएगा। ठीक है, तो नो चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स इसमें हम बोल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी के होते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कम्युनिस्ट चाइना में देख सकते हैं 1985 के पहले। माओ जेडोंग जब पावर में नहीं आए थे तो उसके पहले कम्युनिस्ट इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल था चाइना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी हम यूएसएसआर में देख सकते हैं। तो इन इकोनॉमीज में जैसा कि मैंने बताया कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं होती हैं, और इसमें जो भी प्रोडक्शन के बेनिफिट्स होते हैं, माने कि जो नेशनल इनकम होता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई और कैसे सोशलिस्ट स्टेट यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ, कैसे 1985 के बाद जो कम्युनिस्ट चाइना था, माओ जेडोंग के आने के बाद से उन्होंने 1985 में ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट की। अब आज की स्थिति में कैसे पूरा एक मार्केट इकोनॉमी बन चुका है, ऑल्दो इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, अभी भी उसको हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, बट इकोनॉमिकली वो कैपिटलिज्म की ओर बढ़ चुका है आफ्टर 1985 रिफॉर्म्स चालू हुए। तो क्या हुआ, इन सब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि दो लोग हैं ए और बी, ए के पास भी 10 हेक्टेयर जमीन है और बी के पास भी 10 हेक्टेयर जमीन है। ए बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से काम करता है, और बी आलसी है और काम करने की इच्छा बी की होती नहीं है। अब ए ने पहले साल में बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर्स डाले, बहुत सारे इनपुट्स डाले, और अपने पूरे परिवार के साथ में पूरा सोइंग सीजन से लेकर हार्वेस्टिंग सीजन तक के बहुत अपने फील्ड पे मेहनत की। और जब फाइनली क्रॉप्स आए, फाइनली जब उत्पादन हुआ तो बहुत अच्छा उत्पादन ए की फील्ड में हुआ। वहीं बी पूरे सीजन, पूरे क्रॉपिंग सीजन में आराम करता रहा, बहुत ज्यादा उसने फील्ड पे मेहनत नहीं की, ना उसने परिवार को इन्वॉल्व किया। तो इससे क्या हुआ कि ए का आप मान के चलिए कि 20 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का, और बी का सिर्फ 5 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स का। अब चूंकि इक्वल सोशल वेलफेयर की बात कम्युनिस्ट इकोनॉमीज में की गई है कि जो भी डिविडेंड्स हैं, जो भी प्रॉफिट है, उसको, जो भी नेशनल इनकम है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसको सब लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि ए से पूरा 20 क्विंटल, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप होती नहीं है, तो ये जो 20 क्विंटल प्रोडक्शन है वो सारा गवर्नमेंट का हुआ। तो ए से 20 क्विंटल और बी से 5 क्विंटल ले लिया गया, और गवर्नमेंट ये कैलकुलेट की कि कितना कितना एक साल में कंजम्पशन होता है, तो पर फैमिलीज उन्होंने 5 क्विंटल बांटना चालू किया। तो यहां पे इस स्थिति में ए को भी 5 क्विंटल चावल मिला, 5 क्विंटल फूड ग्रेन्स मिला, और बी को भी 5 क्विंटल फूड ग्रेन्स मिला। अब जब नेक्स्ट ईयर फिर से सोइंग सीजन आया तो ए को ऐसा लगने लग गया कि चूंकि बी ने मेरे से ज्यादा मेहनत नहीं की, कम मेहनत की, उसके बाद भी उसको 5 क्विंटल फूड ग्रेन्स मिले, मुझे भी इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे सिर्फ 5 क्विंटल फूड ग्रेन्स ही मिले, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया।
तो यहाँ पे एक को समझ में आया कि मेरे हार्डवर्क का इंसेंटिव मेरे को नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्यों हार्डवर्क करूं। तो इस प्रकार से जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, जब बोल्शेविक्स पावर में आई थी और जब उन्होंने इस कम्युनिस्ट मॉडल को यूएसएसआर में इंप्लीमेंट किया था, सोशलिस्टिक मॉडल को, तो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका से 4 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन यूएसएसआर में हुआ, बट वो धीरे धीरे फिर से डिक्लाइन होना चालू हुआ। और इस प्रकार इस कदर डिक्लाइन हुआ कि एक समय ऐसा आया कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे बहुत ज्यादा, तो जो सैटेलाइट स्टेट्स होते थे, मॉस्को से बहुत दूर के जो स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको सैटेलाइट स्टेट्स कहा जाता है। तो उन पे सेंट्रल अथॉरिटीज ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और बाद में जब 1990s या 1989 के टाइम पे जब ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका जैसे रिफॉर्म के आइडियाज इकोनॉमी में आने लग गए, तो ये सारे जो सैटेलाइट स्टेट्स थे वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गए। और उसके बाद से यूएसएसआर, आप मान के चलिए कि डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये जो सोशलिस्टिक मॉडल है वो फेल होना चालू हो गया। ठीक उसी प्रकार 1985 में कम्युनिस्ट मॉडल फेल हुआ और उसके बाद से 1985 के बाद से ओपन डोर पॉलिसी के माध्यम से पूरे इकोनॉमी में रिफॉर्म लाना चालू कर दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपने हार्ड वर्क का इंसेंटिव मिलना बंद हो गया, लोग इनोवेशन पे ध्यान देना बंद कर दिए, इसलिए ये एज एन इकोनॉमी फेल होना चालू हुआ। अब इसके बाद हमने देखा दो प्रकार की इकोनॉमीज हमने देखा, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और एक कमांड या स्टेट इकोनॉमी। अब एक तीसरा प्रकार आता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चूंकि 1945 के बाद से ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज को वेकेट करना चालू की, तो उसके बाद से हर जगह जहां पे ब्रिटिश कॉलोनी थी उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चालू किया। और उस समय चूंकि दोनों के लूप होल्स हमारे को पता चल चुके थे, जो भी अर्थव्यवस्थाएं या देश उस समय कॉलोनियल रूल से फ्री हो रहे थे और उन्होंने पिछले एक्सपीरियंसेस, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के पिछले एक्सपीरियंसेस और कम्युनिस्ट इकोनॉमी के पिछले एक्सपीरियंसेस देख चुके थे, इसलिए अब उन्होंने रिफॉर्म के साथ में दोनों के अच्छे पार्ट्स को अपने इकोनॉमी में इम्बाइब करना चालू किया और उसी से जो रिजल्ट निकला वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है, बीचों बीच। एक तरफ पूरा आपका फ्री मार्केट यानी कि नो स्टेट कंट्रोल, नो स्टेट इंटरवेंशन बोल सकते हैं। नो स्टेट इंटरवेंशन। और यहां पे कंप्लीट स्टेट कंट्रोल। एक तरफ कंप्लीट स्टेट कंट्रोल, एक तरफ नो स्टेट कंट्रोल, और समवेयर हियर यहां पे थोड़ा सा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और कम स्टेट कंट्रोल होता है, उसको हम सोशलिस्ट बोल सकते हैं, सोशलिस्ट। और यहां पे ठीक बीचों बीच आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमीज। यहां पे ठीक बीचों बीच मिक्स्ड इकोनॉमीज और इनके फीचर्स क्या होते हैं। दोनों टाइप के एंटिटीज होते हैं, मार्केट एंटिटीज और प्राइवेट एंटिटीज। माय बैड, प्राइवेट एंटिटीज और गवर्नमेंट एंटिटीज। मतलब आपके इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करेंगे। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है, इसमें प्राइस मैकेनिज्म भी होता है और कुछ स्टेट कंट्रोल भी होता है। मतलब गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, मोनोपोली नहीं होगी, गवर्नमेंट के भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे और प्राइवेट प्लेयर्स के भी होंगे। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि कंपटीशन का पार्ट ही गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म होता है, कंपटीशन भी होता है। चौथा, कंज्यूमर के पास चॉइसेस भी होती हैं।
और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो प्राइवेट और पब्लिक या फिर गवर्नमेंट दोनों में शेयर होता है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां से ये पार्ट अलग हो गया, यहां से ये पार्ट अलग हो गया। अब हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि तीनों इकोनॉमीज के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के एग्जांपल्स यूरो वेस्टर्न कंट्रीज हम देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे यूरोप के देश और बहुत सारे एग्जांपल यूएसए, यूके और इसके अलावा और यूरोपियन देश जैसे फ्रांस एटसेट्रा। स्टेट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी में हम देख सकते हैं, इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं, एक कम्युनिस्ट चाइना था जो कि पूरे तरीके से कम्युनिस्ट चाइना, क्यूबा। कम्युनिस्ट चाइना के साथ में क्यूबा भी कम्युनिस्ट देश है। तो आज भी एक चीज मैंने मिस कर दी, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए जॉन मेनर्ड कीन्स ने सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ अच्छे आइडियाज को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इम्बाइब करने के लिए कहा था। ठीक उसी प्रकार जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमीज थे, पॉलिश इकोनॉमिस्ट ऑस्कर लांजे, पॉलिश इकोनॉमिस्ट ऑस्कर लांजे, ये जो थे इन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ अच्छे आइडियाज को इन आइडियाज के साथ कंबाइन करने, इंटीग्रेट करने या फिर उनको इम्बाइब करने के लिए इनको कहा था। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के लिए जॉन मेनर्ड कीन्स ने काम किया था, वही काम कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक इकोनॉमीज के लिए पॉलिश इकोनॉमिस्ट ऑस्कर लांजे ने किया। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख रहे थे, तो कम्युनिस्ट इकोनॉमीज का एग्जांपल हो गया चाइना और क्यूबा। इसके अलावा सोशलिस्टिक इकोनॉमीज बहुत सारी हैं, अलग अलग लेवल ऑफ सोशलिज्म है। आज भी बहुत सारे सैटेलाइट जो स्टेट्स जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए थे, कजाकिस्तान, उसके अलावा जैसे कि बेलारूस, तो बेलारूस अभी भी एक ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट इनकम का 70 to 80% एज अ टैक्सेस गवर्नमेंट ले लेती है और सारी बेसिक एमिनिटीज या फैसिलिटीज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, मेडिसिनल सप्लाईज और इस प्रकार की जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं, वाटर सप्लाई, कुकिंग गैस सप्लाई, ये सारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है और बहुत ही छोटा एक पार्ट प्राइवेट इनकम का छोड़ा जाता है और वही आपका फ्री इकोनॉमी में यूज कर सकते हो। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इनको हम हेवीली सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेलफेयर इकोनॉमीज होती हैं जहां पे बहुत बेसिक एमिनिटीज जो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूरा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और आज बहुत सारी इंडेक्सेस या इंडिसेस में फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या टॉप में हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमीज रहती हैं, वो है नॉर्डिक कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें आपके नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सोशलिस्टिक का कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जिसमें आपका बेलारूस आ गया, इसके अलावा पोलैंड आ गया और कुछ और देश ऐसे। तो इस प्रकार के जो देश हैं वो हेवीली सोशलिस्टिक इकोनॉमीज हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन इनका अगर हम और ज्यादा वर्गीकरण करना चाहें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के बेसिस पर हम कर सकते हैं। जैसे कुछ इकोनॉमीज हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और कुछ इकोनॉमीज जो हैं वो ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और ज्यादा डिविजन्स हो सकते हैं, बट हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज को आज हमने डील कर लिया, एक कैपिटलिस्टिक, एक मिक्स्ड एंड एक सोशलिस्टिक स्टेट कमांड कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इनमें कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स को पूछने के लिए या किसी भी दूसरी इंक्वायरीज के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है।
इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट ये है कि हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और सीजीपीएससी प्रीलिम्स बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी डेमो क्लासेस अभी चल रही हैं और आप उन डेमो क्लासेस की इंक्वायरी के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर मेन रोड दयालबंद नियर मल्टीपर्पज स्कूल चतुर्वेदी कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर आकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फोन के थ्रू कांटेक्ट करना है तो फोन नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप उनके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो ऐप है प्रज्ञान एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज भी उससे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे परचेज कर सकते हैं। हमारे एकेडमी के ऐप में सबसे बेनिफिशियल पार्ट ये है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में भी आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि पूरा का पूरा अगर सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कोर्स आपको लेना है तो वो भी उपलब्ध है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके साथ ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम के कंटेंट्स भी अलग अलग अवेलेबल हो जाएंगे प्रज्ञान एकेडमी ऐप पर। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और अगर आपको वो डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय जोहार, गुड बाय एंड पीस आउट।